क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डिस्क्राइब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने बताना है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में हम लोगों ने पहले क्या किया है, कितना याद है, थोड़ा सा बताओ मुझे, फिर मैं डिटेल में बताती हूँ थोड़ा सा। मैम प्रोजेक्टिव टेक्निक में ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेफिनेशन में ऐसे नहीं लिखोगे, डेफिनेशन में क्या लिखोगे? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आपका एक असेसमेंट टूल है, स्पेशली क्वालिटेटिव असेसमेंट टूल है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम कोई एम्बिगुअस, कोई अनक्लियर इमेज दिखाते हैं और सामने वाले पर्सन की हिडन फीलिंग्स को या फिर हिडन मोटिव्स, हिडन थॉट्स को वहां पे निकालने की कोशिश करते हैं, बाहर लाने की कोशिश करते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के थ्रू। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर क्या होता है, नॉर्मली आपको कोई एम्बिगुअस इमेज दिखाई जाएगी, अनक्लियर इमेज दिखाई जाएगी, जिसको देख के आपके माइंड में क्या थॉट आता है, क्या पहली चीज आती है, वो आपने बताना होता है। मल्टीपल आंसर भी दे सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको बेसिकली क्या बताया जाता है कि आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, आपके थॉट, आपका बिहेवियर, आपके करंट मोटिव्स, डिजायर्स, वो सारी चीजें हम वहां पे पता लगा लेते हैं। आपके अनकॉन्शियस स्पेशली मोटिव्स को हम पता लगा लेते हैं। ठीक है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में हम्म। बेसिकली आपकी एम्बिग्यूस आपको इमेज दिखाई जाएगी, अनक्लियर इमेज दिखाई जाएगी। वहीं पे अगर हम बात करें कि इसकी कैटेगरीज की, तो कैटेगरीज आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की कौन कौन सी हो सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के ऊपर। टेक्निक्स मतलब टेस्ट बताने, इसमें कौन से प्रोजेक्टिव टेस्ट है? नहीं नहीं, टेक्निक्स बतानी है कि कितने टाइप की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हो सकती है। जैसे कि हम लोगों ने किया था ना, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, कंस्ट्रक्शन टेक्निक, एसोसिएशन टेक्निक, वो सारे इसके अंदर आएंगे बेसिकली। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले आप प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में बताओगे, देन आप इसके टाइप्स, टाइप्स के बारे या कैटेगरीज के बारे में आपको इसमें बताना है। जिसके अंदर फर्स्ट आपका है इसके अंदर, सबसे पहले एक ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट है, एसोसिएशन टेक्निक है, सबसे पहले एसोसिएशन टेक्निक। ठीक है। एसोसिएशन के अंदर क्या होता है? मैम याद नहीं आ रहा मुझे। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट सुना था? एसोसिएशन टेस्ट, टेस्ट के अंदर क्या आता है आपका, एसोसिएशन टेक्निक के अंदर आता है फर्स्ट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जहाँ पे आपको क्या दिए जाते हैं, वर्ड्स दिए जाते हैं, आपको उनका कनेक्शन ढूंढना होता है। एसोसिएशन का मतलब होता है दो चीजों को कनेक्ट कर पाना, ठीक है। तो वर्ड एसोसिएशन टेक्निक के अंदर क्या, आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और पहली चीज जो आपके माइंड में उस वक्त आएगी वो आपने बतानी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका इसके अंदर क्या है, एसोसिएशन टेस्ट हम बोल सकते हैं, एसोसिएशन टेस्ट आता है इसके अंदर। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ठीक है। जिसके अंदर आपको वर्ड बताए जाएंगे, जैसे कि आपका वो होता है ना रैपिड फायर राउंड, कुछ होता है कि जिसमें फर्स्ट वर्ड आपको बताए जाते हैं, उसको देख के आपको क्या याद आता है वो आपने बताना है ना, इस टाइप। सेकंड आपका क्या हो सकता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अलावा एक आपका हो सकता है कंप्लीशन टेस्ट, ठीक है, कंप्लीशन टेस्ट। कंप्लीशन में आपको हाफ कई चीजें आ सेंटेंस को जाती है। पूरा करना होता है। हाँ, हाफ आपको सेंटेंसेस नॉर्मली, देते हैं, फिर पूरा करना पड़ता है। हाँ सेंटेंसेस भी हो सकते हैं कि सेंटेंसेस दे रखे हैं आपको, उसको कंप्लीट करना है, जैसे कि आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है उस तरीके से। इसके अलावा और भी क्या हो सकता है कि आपको नॉर्मली कोई इमेज, हाफ इमेज। स्टोरी, स्टोरी भी दे सकते हैं कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। कंप्लीट करने के लिए जैसे कि कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया, उसकी रिलेटेड एक स्टोरी आपको मतलब बिल्डअप करनी है, वो वहां पे बता सकते हैं। तीसरा आपका हो सकता है कंस्ट्रक्शन टेस्ट। कंस्ट्रक्शन टेस्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपको स्टोरी बनाने के लिए भी बोल सकते हैं, कोई पिक्चर बनाने के लिए भी बोल सकते हैं। इसके अंदर ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट भी आता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको कंस्ट्रक्ट करना होता है। जैसे कि इसके अंदर आप पिक्चर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, पिक्चर बना सकते हो, कोई स्टोरी कंप्लीट कर सकते हो, स्टोरी को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, पोइट्री बनाना वो भी आ सकता है।
ठीक है, इस तरीके से। या फिर कोई डायलॉग लिखना भी हम आपको बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन टेस्ट के अंदर। लास्ट आपका आ सकता है एक्सप्रेशन टेक्निक। ठीक है, लास्ट आपका क्या आ सकता है, एक्सप्रेशन टेक्निक। एक्सप्रेशन टेक्निक में क्या होता है कि आपको अपने फीलिंग्स को, अपने एटीट्यूड को एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, आपको बोला जाता है कि आपको अपने जो इनर फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करके बताना है दूसरों को। ठीक है, इस तरीके से इसमें आ सकता है आपका। फोर्थ आपका है एक्सप्रेशन। ये चार टाइप है बस इसके। ठीक है, ये चार टाइप आपको याद करने हैं। आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, कैटेगरीज टाइप करके आ सकता है। ठीक है, कैटेगरीज कौन कौन सी है इसकी प्रोजेक्टिव टेस्ट में, वो आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या आ सकता है इसके अंदर, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आ सकती है। अब आप मुझे बताओगे इसकी एडवांटेज क्या क्या हो सकती एडवांटेज, एक तो एडवांटेज ये हो सकती है कि पता चल सकता है कि पर्सन के अंदर एक्चुअल में अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। है? क्योंकि जो हम टेस्ट लेते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक में, ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं, जो भी है उसके माइंड में चले, तो उससे हम जज कर सकते हैं उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके अभी माइंड थॉट्स कैसे हैं, और उसकी तो अगर हम प्रॉब्लम क्या है, किससे सफर कर रहा है, थोड़ा ये भी जज कर सकते हैं। हाँ, जनरली क्या होता है कि जब ले हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, तो वो वहां पे मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं होगी, है ना। इसके अंदर मैनिपुलेशन हाँ, नहीं की जा सकती। इसके अंदर आप डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट नहीं बता सकते कोई भी चीज कि हाँ भी दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए, या फिर सामने वाले को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, एक तरीके से देखा जाए तो। इसके अंदर आपसे जो चीजें पूछी जाती है, जैसे कोई भी इमेज को दिखा के आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा एनिमल है, कौन सा बर्ड है, इस तरीके से अगर पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताओगे, इसमें मैनिपुलेशन कैसे करोगे? आप कर ही नहीं पाओगे मैनिपुलेशन, क्योंकि आपको नहीं पता कि हाँ यहाँ पे आपकी कौन सी हिडन फीलिंग निकलती है ना। वो आपको ही नहीं पता, वहां पे हाँ, आपके अनकॉन्शियस मोटिव थॉट्स वगैरह निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसके अंदर ना बायसनेस कम हो सकती है। बायसनेस जनरली कम होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर। और अगर और क्या हो सकता है, एक तरीके से ये डायरेक्ट मेथड भी है। ठीक है, डायरेक्ट भी है, तो वो भी हो सकता है इसके अंदर। और क्या एडवांटेज हो सकती है इसकी, सब्जेक्ट को थोड़ा सा पता नहीं कम होगा कि वो क्या। कॉस्टली हो, हाँ, बताओ। कम कॉस्टली हो सकता है। कॉस्टली इसकी डिसएडवांटेज में आ जाएगा। ठीक है, मेनली आप इसकी अच्छा, एडवांटेज में क्या बोल सकते हो, एडवांटेज में तो आप यही बोल सकते हो कि इसके अंदर आपको अनस्ट्रक्चर स्टिमुलाई दिखाई जाते हैं, जिसकी वजह से है ना जो एग्जाम ही मैम होता है, जिसमें टेस्ट वैलिडेशन, किया जाता है, मैम उसको पता इसकी नहीं होता। वैलिडेशन रिलायबिलिटी, इसकी वो वैलिडेशन रिलायबिलिटी नहीं, टेक्निक से वो ज्यादा उसकी है। डिसएडवांटेज में आएगा, डिसएडवांटेज में आ सकता है। डिसएडवांटेज में इसकी रिलायबिलिटी और नहीं है, वैलिडिटी आ सकता है कि बहुत ज्यादा हाई नहीं है। कम है ना इसकी। हाँ, कम है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज नहीं है क्योंकि ये टेस्ट प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है हालांकि इसके ऊपर, पर इतना मतलब कि वो नहीं है। इसके फायदे आप यही बोल सकते हैं सबसे मैम ये पहले। भी तो है कि मैम इन टेस्ट को करने के लिए कुछ क्वालिफाई होते हैं, वही साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं ना, ये इजी नहीं होते हैं। ये इसकी डिसएडवांटेज में भी आ सकता है, डिसएडवांटेज में आ सकता है वैसे इसकी, कि सिर्फ जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल ही इस टेस्ट को कर सकते हैं, नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता, ये इसकी डिसएडवांटेज में आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी एडवांटेज आप बता सकते हो, तो एडवांटेज में आप बता सकते हो क्योंकि अनस्ट्रक्चर स्टिमुलाई के थ्रू एग्जामिनी की पर्सनैलिटी को रिवील कर दिया जाता है, तो वो मैनिपुलेशन नहीं कर पाता। ठीक है, फर्स्ट आप यही वाला डाल सकते हो इसके अंदर। सेकंड, अनकॉन्शियस मोटिव्स को बाहर निकालने का काम करता है, ये आप डाल सकते हो। सब्जेक्ट जो होता है जिसके ऊपर टेस्ट किया जाता है वो अनअवेयर होता है कि उसकी कौन से फीलिंग्स को कैसे बाहर निकाला जा रहा है, वो क्या डिस्क्लोज कर रहा है उसको पता नहीं होता। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, और और क्या बोल सकते हो, और किस काम आता है, पर्सनैलिटी को बाहर निकाल देते हैं, अनकॉन्शियस मोटिव्स को बाहर निकाल सकते हैं, अनकॉन्शियस थॉट का हमें पता चल जाता है, डिजायर्स का पता चल जाता है, सामने वाले की कौन सी चीजें उसको ट्रिगर कर रही हैं। ऐसे वन वन पॉइंट बना के लिख देना। ठीक है, मेंटल इलनेस के बारे में पता और चल मैम जाता है। इसमें स्किल्स का भी पता चलता है, किसका? स्किल्स का पता चलता है, स्किल्स का। स्किल्स का नॉर्मली हाँ जो पता चल सकता है कुछ हद तक। करियर काउंसलर होते हैं नहीं, तो वो करियर के लिए नहीं, प्रोजेक्ट करियर के लिए ना नहीं है। करियर प्रेफरेंस टेस्ट वगैरह और आते हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं और भी, जैसे अचीवमेंट टेस्ट हो गया, परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया, बस ये है कि आईक्यू भी आपका पता अनकॉन्शियस करो। माइंड में जो छुपा हुआ है वो बाहर निकलेगा उसका। हाँ, अनकॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें होंगी, अनकॉन्शियस थॉट्स, अनकॉन्शियस मोटिव्स,
ठीक है, डिजायर्स, वो आप बाहर निकाल सकते हो। तो अनकॉन्शियस मतलब कि यहाँ पे थॉट्स लिख सकते हो, ठीक है, एक में थॉट्स का लिख दो, थॉट्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस मोटिव्स बाहर आ जाते हैं, डिजायर्स, ठीक है, मेंटल इलनेस के बारे में पता चल जाता है। और क्या हो सकता है मेंटल इलनेस के अलावा, पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है। एक एक पॉइंट बना के लिख दो ये सारे, ठीक है, पर्सनैलिटी के बारे में, कोई डिसऑर्डर है तो उसके बारे में पता चल जाएगा। इस तरीके से लिख दो इनको, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेज होंगी तो क्या लिखोगे? वही अगर ये कोई, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी सब्जेक्टिव जो हाँ टेस्ट होते हैं उनके काम है। ठीक है, इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी लो है ना। फर्स्ट इसकी हाँ डिसएडवांटेज आ गई, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। एक में रिलायबिलिटी डाल दो, एक में वैलिडिटी डाल दो, ठीक है, अलग अलग पॉइंट बना दो इसके भी। दूसरा, ये सिर्फ प्रोफेशनल स्किल, जो प्रोफेशनल पर्सन है जो इसमें ट्रेन है, सिर्फ वही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल इसके लिए हमें चाहिए होता है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। हाईली ट्रेन्ड स्किल्ड प्रोफेशनल पर्सन ही कर सकता है, ठीक है, वो लिख सकते हो। इसके अलावा कॉस्टली बहुत ज्यादा है, कॉस्टली भी है ये, कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, जो पर्सन को हम सिलेक्ट करते हैं अपनी इसके लिए, मतलब कि रिसर्च के लिए, अगर हम रिसर्च कर रहे हैं और उसमें अगर हमने रोशा टेस्ट यूज कर लिया, तो जो पर्सन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो मतलब कि बाकी पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, क्योंकि इसके ये क्या है, आपका सब्जेक्टिव टेस्ट की तरह है ना, हर एक पर्सन पे अलग मोटिव्स के होते हैं, अलग मोटिव्स को बाहर निकालता है। तो ये एंटायर पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ये वाला टेस्ट, एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है, अगर हम ये टेस्ट किसी पे भी करेंगे तो। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है इसके अंदर। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ठीक है, इतना काफी है। एजम्पशंस अगर आ जाती है तो एजम्पशंस में आप क्या डालोगे नॉर्मली, कि अनस्ट्रक्चर स्टिमुलाई होता है, एग्जामिनी की पर्सनैलिटी को रिवील करता है, एक अनकॉन्शियस मोटिव होता है, ये हम मान के चलते हैं। एजम्पशंस में आपने यही डालना है। इसके अलावा कि जो सब्जेक्ट होता है वो अनअवेयर होता है, वो किस बात को डिस्क्लोज कर रहा है, वो आप डाल सकते हो। इसके अलावा उसकी पर्सनैलिटी को मतलब कि रिवील करता है, और उनको एक एम्बिग्यूअस इमेज दिखाई जाती है, और उनको इंटरप्रेट करने के लिए इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है, एम्बिग्यूअस इमेज दिखा के उनका जो रिस्पॉन्स आता है उसको हमें इंटरप्रेट करना होता है, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर प्रोजेक्टिव टेस्ट के नाम आ गए कि दो प्रोजेक्टिव टेस्ट के नाम बताओ, तो आप क्या लिखोगे? प्रोजेक्टिव, एक रोशे टेस्ट है, एक टैट है, और हम्म, एक सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट भी है, हाँ, सेंटेंस कंप्लीशन और टेस्ट आपका सेमी प्रोजेक्टिव में आ जाएगा। स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। हाँ, वो भी आप लिख सकते हो। सबसे पहले अगर हम रोशा टेस्ट की बात करें, देखो अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था कि एक क्वेश्चन आया था रोशा टेस्ट पे, जो पहले कभी नहीं आया। रोशा का बेसिक क्वेश्चन हमेशा आता है, लेकिन लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उसकी अगर हम बात करें, तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन आप देखोगे इसके अंदर आया था, डिस्कस द करंट स्टेटस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ रोशा टेस्ट। क्वेश्चन पेपर दिख रहा है ना? हाँ 8 नंबर। हम्म, 8 नंबर है, डिस्कस द करंट स्टेटस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ रोशा टेस्ट। आज से पहले ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं आया। रोचा टेस्ट पे क्वेश्चन आया है, एडमिनिस्ट्रेशन पे आया है, स्कोरिंग पे आया है, उसके बारे में बताओ, एक्सप्लेन करो, वो आया है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया कि करंट स्टेटस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बताना है रोचा टेस्ट का। तो इसके अंदर आपको क्या क्या बताना है, रोचा टेस्ट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, कि रोचा टेस्ट क्या होता है, कि रोचा टेस्ट में क्या होता है। आप थोड़ा थोड़ा बताओ मुझे, अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखोगे? रोशे टेस्ट में ना, इसमें हमें इमेज दिखाई जाती है, कुछ भी हम्म, इमेज दिखाएंगे और वो पूछेंगे आपको इसमें क्या नजर आ रहा है, हाँ। और फिर आपको उसके बारे में बताना है अच्छा, कि कितनी आपको क्या इमेज नजर दिखाई आ रहा है। जाती है? इसमें ज्यादा होती सही है जा रहे हो, इसमें सही जा रहे हो, 20। बताओ।
नहीं 20? 20, नहीं 20 नहीं है, 10 या 20, इसमें कंफ्यूजन है। 10 है। ठीक है, 10 इमेज आपको नॉर्मली दिखाई जाती है इसके अंदर। 10 इमेज होती हैं जिसमें से 5 जो है वो कलर है, 5 जो है ब्लैक एंड व्हाइट है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट है। ठीक है, हाँ। 5 कलर होगी, 5 ब्लैक एंड व्हाइट होगी। इसके अलावा और क्या होता है इसके अंदर, आपको एक एम्बिगुअस इमेज दिखाई जाती है, अनक्लियर इमेज दिखाई जाती है। उसको देख के आपको बताना होता है आपके माइंड में, मतलब कि सामने वाले पर्सन के माइंड में मतलब कि क्या चल रहा होता है, वो वहां पे बताएगा कि उसको देख के उसको क्या लगता है कि इस इमेज को देख के कि ये किस चीज की इमेज है। उसको फिर जो टेस्ट लेने वाला है, प्रोफेशनल है, वो वहां पे इंटरप्रिट करेगा, उसके अनकॉन्शियस थॉट्स, मोटिव, डिजायर्स को बाहर निकालेगा। ठीक है, वो सारी चीजें वो करेगा इसके अंदर। रोशा टेस्ट के अंदर जनरली यही होता है। ठीक है, और इसके हाँ। अंदर 1 बाय 1 उसको कार्ड दिखाए जाएंगे, ये सारे इसका एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, स्कोरिंग किस बेस पे होती है, तो इसकी मतलब कि स्कोरिंग हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि इसके अंदर 2-3 चीजें होती है। एक आपका कौन से एरिया को आपने हाईलाइट किया है, मैम, कौन सी लोकेशन है। आंसर में इसका एडमिनिस्ट्रेशन लिखेंगे हम? एडमिनिस्ट्रेशन का अगर क्वेश्चन आता है तो लिखना है आपने। जैसे यहाँ पे तो आपको सिर्फ नहीं तो करंट नहीं, स्टेटस एंड इस फ्यूचर क्वेश्चन में नहीं प्रोस्पेक्टस है। लिखेंगे। नहीं, इसमें नहीं लिखना आपको, अच्छा। इसमें करंट स्टेटस लिखना है कि करंट स्टेटस क्या है रोसा टेस्ट का, कि अभी करंटली क्या क्या कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है, अभी इसकी लाइबिलिटी और रिलायबिलिटी वगैरह क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारा नहीं आएगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा बताना है। ठीक है, बहुत सारा आप इसके अंदर नहीं बताओगे, सिर्फ इसकी करंट स्टेटस वगैरह आप बता सकते हो। क्या है मैम इसका करंट स्टेटस? करंट स्टेटस में इसका बेसिकली क्या हो रहा है कि अभी कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, तो एक तो क्लिनिकल सेटिंग में यूज हो रहा है, साइकेट्रिक सेटिंग में भी यूज हो रहा है। ठीक है, साइकेट्रिक हो गई, क्लिनिकल सेटिंग हो गई, हॉस्पिटल में भी यूज हो रहा है। मतलब कि आज भी बेसिक से इसकी रिलायबिलिटी या वैलिडिटी कम है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पे ये यूज हो रहा है। तो करंट स्टेटस में आप इसका डालोगे, करंट स्टेटस लिख देते हैं पहले, करंट स्टेटस। ठीक है, तो फर्स्ट आप इसकी करंट स्टेटस में डाल दोगे कि ये यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो यूज में बेसिकली इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट कि कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है, वो थोड़ा सा आप इसके बारे में लिख सकते हो कि इसकी मतलब कि अभी क्या हो रहा है कि इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी लो है, लेकिन उसके बाद भी इसको बहुत सारी सेटिंग में यूज किया जा रहा है, क्लिनिकल सेटिंग में, साइकेट्रिक सेटिंग में। ठीक है, और एज ए सप्लीमेंट्री टेस्ट भी इसको यूज किया जा रहा है, सप्लीमेंट्री टेस्ट भी इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, सप्लीमेंट्री टेस्ट कौन से होते हैं, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, क्या लिखोगे सप्लीमेंट्री टेस्ट का। मैम पता नहीं, सप्लीमेंट्री का नहीं पता। जो सपोर्ट करते हैं मेन टेस्ट को, जैसे कि अभी मैं आपकी रिवीजन मेन क्लास टेस्ट। ले रही हूँ, ये आपकी सप्लीमेंट्री टेस्ट, सप्लीमेंट्री क्लास की तरह आप इसको लगा लो, है ना। जो टेस्ट मेन टेस्ट को सपोर्ट करते हैं वो आपकी सप्लीमेंट्री टेस्ट होते हैं। तो करंट में आप ये बोल सकते हो क्लिनिकल सेटिंग में यूज हो रहा है, साइकेट्रिक सेटिंग में यूज हो रहा है, एज ए सप्लीमेंट्री टेस्ट यूज हो रहा है, पर्सनैलिटी को रिवील करने के लिए भी यूज हो रहा है, पर्सनैलिटी को रिवील करने के लिए भी हम इस टेस्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या हो रहा है, इसके अलावा आप इसके बारे में लिख सकते हो कि इसको आज भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है मतलब रिलायबिलिटी और इसकी वैलिडिटी लो है। ठीक है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी लो होने के कारण इसको आज भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये इसकी करंट स्टेटस में आएगा अभी भी। ठीक है, अभी भी इसको नॉर्मली क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसकी स्कोरिंग सिस्टम को रिवाइज किया जा रहा है। थर्ड आप लिख सकते हो इसकी स्कोरिंग सिस्टम जो है उसको रिवाइज किया जा रहा है। इसका स्कोरिंग सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए ये नॉर्मली प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल डिपेंड करता है कि उनका इंटरप्रिटेशन का तरीका क्या होगा। इस वजह से इसकी स्कोरिंग सिस्टम को भी हम क्या कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वो आपने इसमें लिख दिया। और और क्या हो सकता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको फिर से रिवाइज किया जा रहा है। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको रिवाइज किया जा रहा है। ठीक है, रिवाइज दी
प्रॉपर्टी ऑफ रोशर्स टेस्ट, ठीक है, प्रॉपर्टीज को रिवाइज किया जाए, ये सब करंट स्टेटस में आ जाएगा आपका सारा सारा, ठीक है। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस में क्या आएगा बेसिकली इसका, कि आप फ्यूचर में क्या उम्मीद करते हो इस टेस्ट से, ठीक है, वो इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले इसको क्या कैसे हम यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में कैसे यूज होगा आपका, ये वाला आपने नोट डाउन कर लिया। हाँ जी मैम। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस में आता है आपका कि फ्यूचर क्या है इस टेस्ट का, ठीक है, फ्यूचर क्या समझते हो आप इस टेस्ट का, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस में आप फर्स्ट चीज जो लिख सकते हो इसके अंदर, वो आप इसका क्या लिख सकते हो, कि इसको बाकी टेस्ट के साथ, जैसे हमारी इंटीग्रेटिव थेरेपी होती है ना, ऐसी इंटीग्रेशन में यूज किया जा सकता है, बाकी टेस्ट के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन कर सकते हैं इस टेस्ट का बाकी टेस्ट के साथ, इंटीग्रेशन विद अदर असेसमेंट टूल। फर्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हो इसके अंदर, जैसे कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, देखो जब पहले हम लोग कैसे करते थे टेस्ट, आपकी कार्ड्स होते थे, कार्ड्स हम दिखाते थे वन बाय वन, देन हम उसको मतलब कि जो भी स्किल प्रोफेशनल होता था, फिर सामने वाले से पूछता था, उसको बहुत सारी कलरफुल पेंसिल दे देता था, देन उससे पूछता था। आजकल क्या आता है, आजकल आपकी कंप्यूटराइज टेस्ट होने स्टार्ट हो गए हैं, है ना, तो उसको इंटरप्रेट करना थोड़ा सा इजी हो गया है, तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ गई है, जिसके थ्रू हम इसको इंटरप्रेट इजिली कर सकते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, ताकि इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में, डिजिटली इसको एडमिन करने में और स्कोरिंग करने में इजी हो जाए, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, ठीक है, इसके अंदर सब पॉइंट आप डाल सकते हो, कि इसको क्या कर सकते हैं आजकल हम, डिजिटली एडमिन करना, मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में, फ्यूचर में इसको डिजिटली एडमिन करना एंड स्कोरिंग करना या इंटरप्रिटेशन करना इसको इजी हो जाएगा, ठीक है, इजी हो जाएगा, ये आप लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और क्या आ सकता है, दूसरा ये आ सकता है कि जो क्रॉस कल्चरल मतलब की रिसर्च होती है, या फिर कोई हम ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर पे हम अगर रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि ये ना कल्चरली बायस नहीं है, ये कल्चर फ्री टेस्ट है, कल्चर फ्री टेस्ट क्या होती है कि किसी भी कल्चर पे हम यूज कर सकते हैं, है ना, वो आपकी कल्चर फ्री टेस्ट होती है। तो इसका जो आप फोर्थ पॉइंट डाल सकते हो, सॉरी थर्ड पॉइंट डाल सकते हो, वो क्या डाल सकते हो कि कल्चर फ्री टेस्ट है ये, ठीक है, तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, कल्चर फ्री टेस्ट है, कल्चर फ्री है, ठीक है, तो हम क्रॉस कल्चरल रिसर्च में इसको यूज कर सकते हैं, या कल्चर फ्री टेस्ट है तो हम किसी भी कल्चर में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी एप्लीकेबल हो जाएगा, किसी भी कल्चर में एप्लीकेबल हो जाएगा फ्यूचर में ही, तो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और क्या मतलब कि लिख सकते हो इसके अंदर, रिहैबिलिटेशन, जो एरियाज हैं उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, फोर्थ आपका आ सकता है रिहैबिलिटेशन एरियाज में यूज कर सकते हैं, एरियाज में यूज हो सकता है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, तो आप ये डाल दो। और एजुकेशनल सेटिंग में मैम जो बच्चे मतलब, बताओ। ये होता है ना मैम, ये टेस्ट अडल्ट के लिए होता है या हाँ, ये एडल्ट सिर्फ के लिए, अडल्ट के लिए होता है या बच्चों के लिए भी होता है? सिर्फ अडल्ट के लिए है ना? सिर्फ एडल्ट के लिए ही है, नॉर्मली मतलब 15 या 14 एज से ऊपर आप यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में शेयर कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एथिकल इश्यूज कौन कौन से आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन असेसमेंट, असेस करते हुए कौन कौन से एथिकल इश्यूज आते हैं, ये हम लोगों ने एक तो आता है बहुत बार किया प्राइवेसी है। वाला, हाँ। प्राइवेसी वाला आएगा, कंसेंट वाला आएगा, हम्म। इन्फॉर्म्ड और कंसेंट है क्लाइंट के ना। जो राइट्स है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी, हम्म। और क्लाइंट्स के राइट्स वाला भी एक पॉइंट आता है इसमें।
जो आप मेरे को एथिकल इश्यूज बता रहे हो ना, वो काउंसलिंग के हैं बेसिकली, ठीक है, काउंसलिंग के या फिर आपकी साइकोलॉजी के अंदर जब भी हम कोई भी वो कर रहे होते हैं, क्लिनिकल सेटिंग में होता है। इसके अलग अंदर जो असेसमेंट की इश्यूज है ना, एथिक्स है, असेसमेंट के अलग आएंगे। मैम असेसमेंट जब हम करते हैं तो उसमें भी तो हमें प्राइवेसी रखनी पड़ती है, प्राइवेसी रखनी पड़ेगी, ठीक है। और उसका कंसेंट भी लेना पड़ेगा। हम्म और क्लाइंट का राइट भी है कि वो हमसे करवाएगा असेसमेंट के नहीं करवाएगा, ये क्लाइंट का राइट है, तो हम उसका ऑटोनॉमी, राइट हाँ। नहीं तोड़ सकते। हाँ। ऑटोनॉमी में आ जाता है। ठीक है, आप ये लिख सकते हो, एथिकल इश्यूज इन असेसमेंट, है ना, ठीक है, आप कर सकते हो। इसके अंदर आपका इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी आ गया, ठीक है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी आ गया, सही बोल रहे हो आप। एथिकल इश्यूज इन असेसमेंट में एक तो आपका इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी आ जाएगा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट आ जाएगा आपका, ठीक है। और क्या आ जाएगा, कंफर्मेशन बायस भी आ सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी आ सकती है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी भी आ सकती है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? जो भी उसने हमें अपने बारे में कोई ऐसी डिटेल बताई है कि फॉर एग्जाम्पल उसने किसी का कुछ चोरी किया हो, मर्डर किया, कुछ भी उसकी ऐसी बात है, लेकिन हमारा ये रहता है कि कॉन्फिडेंशियल हम बताएंगे नहीं। लेकिन उसमें हम्म बायर्स होते हैं, अगर आतंकवादी वगैरह है तो वो तो बताना पड़ता है, लेकिन बाकी हाँ चीज हम उसकी ना कॉन्फिडेंशियली रखेंगे, हम तो लीक नहीं कर बेसिकली सकते। देखो, अभी आपका जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा गया है। जैसे कि इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है एथिकल इश्यूज इन असेसमेंट, ठीक है, तो आपने जो बताए हैं वही आएंगे, एथिकल इश्यूज में वही आएंगे, सेम जो आपने तीन बताए हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो गया, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हो गया, ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, ये आपके तीन चार आ जाएंगे इसके अंदर, ऑटोनॉमी वगैरह हो गया, ठीक है, ये आपके आ गए। अगर क्वेश्चन आता है एथिक्स इन असेसमेंट, असेसमेंट के दौरान कौन कौन से एथिक्स होते हैं, तो आप क्या लिखोगे? तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा इसमें, आंसर मतलब कि चेंज हो जाएगा आपका थोड़ा सा, ठीक है। एथिक्स इन एथिकल इश्यूज में सेम वही आना है जो आपने बताया। अगर एथिक्स इन असेसमेंट है, आपका एथिकल इश्यूज नहीं बोला गया, ठीक है, एथिक्स बोला गया खाली, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आपका आ जाएगा मिसमैच वैलिडिटी। पढ़ाई, क्या चीज है मैम? मिसमैच, मिसमैच वैलिडिटी। मिसमैच वैलिडिटी क्या होती है आपकी, कि सबके सब टेस्ट हर एक पर्सन पे अप्लाई नहीं हो सकते। तो कोई भी टेस्ट मतलब कि ऐसा नहीं होता जो हर एक पर्सन पे अप्लाई हो जाए। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका जो पॉइंट आ सकता है मिसमैच वैलिडिटी का, कि हर एक टेस्ट जो होता है वो हर एक पर्सन के टास्क को सॉल्व नहीं कर सकते, या हर एक पर्सन की सिचुएशन में नहीं अप्लाई हो सकता। तो उस केस में हमें सिलेक्ट करने में कि कौन कौन से क्वेश्चन हम सिलेक्ट करेंगे वहां पे उस पर्सन से पूछने के लिए, तो वहां पे हमें डिफिकल्टी आती है, इसको हम बोलते हैं मिसमैच वैलिडिटी। ये एथिक्स इन असेसमेंट में आपको बता रही हूँ, एथिकल इश्यूज वही है, ये मैं आपको एथिक्स बता रही हूँ, ठीक है, सिर्फ इश्यूज नहीं है, एथिक्स है खाली, ठीक है। अच्छा, जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमें क्या क्या एथिक्स यूज करने चाहिए, ये? हाँ हाँ, ठीक है। और इश्यू बन जाएंगे तो वो आपके आ जाएंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, वो एथिकल इश्यूज में आ जाएंगे कि इश्यू बन सकता है। इसके में खाली एथिक्स इन असेसमेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एथिक्स हमें यूज करने चाहिए, तो एक मिसमैच वैलिडिटी आपका आ सकता है। सेकंड आपका आ सकता है कंफर्मेशन बायस, कंफर्मेशन बायस, कंफर्मेशन बायस में क्या आता है, ऐसी मतलब कि चीज को सपोर्ट करना जो आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट कर रही हो, ऐसी चीज को सुनना या ऐसी इंफॉर्मेशन को फेवर करना, ये कंफर्मेशन बायस होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी अलग से आ सकता है कंफर्मेशन बायस पे। कई बार होता है ना सारा नॉर्मली बता। जो आपका, हाँ, जैसे थेरेपिस्ट होता है, जैसे मैं हूँ, मैं पर्सनली किसी चीज पे बिलीव करती हूँ, अगर वैसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को सुनने को मिलती है क्लाइंट से, तो मैं उसको फेवर करूंगी, ठीक है, जो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ जिस चीज पे। अगर मैं उसको फेवर नहीं करूंगी, अगर मैं पर्सनली उस चीज पे बिलीव नहीं करती, ये होता है कंफर्मेशन बायस, ठीक है। जैसे पर्सनली आप किसी एक्टर को सपोर्ट करते हो और मैं एज एन क्लाइंट आपके पास आती हूँ, मैं उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलती हूँ, तो आप वो कंफर्मेशन बायस हो जाएगी कि क्योंकि आप उसको पसंद करते हो, इस वजह से आप उस बात पे एग्री हो रहे हो, आप फेवर कर रहे हो उस चीज को, ठीक है, इस तरीके से ये हाँ। कंफर्मेशन बायस के अंदर आ जाएगा। एक एथिक्स हो आपका हो सकता है इसके अलावा परफेक्ट कंडीशन पॉलिसी,
परफेक्ट कंडीशन पॉलिसी क्या होता है? इस पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स का, पहले आया भी हुआ है। परफेक्ट कंडीशन पॉलिसी। FALLCY वाला। FALLCY? नहीं नहीं नहीं, परफेक्ट कंडीशन पॉलिसी। FALLACY, हाँ, पॉलिसी। अच्छा, पॉलिसी। असेस ये वो तो नहीं है कि असेसमेंट के लिए ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जो परफेक्ट होना चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं ना होना ना, चाहिए? परफेक्ट कंडीशन कुछ। पॉलिसी बेसिकली क्या होती है कि कई बार है ना, हम किसी चीज पे ऐसे ही बिलीव कर लेते हैं क्योंकि हमें ये लगता है, जैसे कि मान लो कि एक चोर है जो इसने मतलब कि 10-12 चोरी कर हम्म। रखी है, तो नेक्स्ट चोरी कोई भी होगी तो हम ये मान के चलेंगे कि इसी ने की होगी, विदाउट कोई एविडेंस देखे। ठीक है, कोई भी एविडेंस मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं मेरे को लगता है इसलिए मैंने उस चीज को मान लिया। ठीक है, जैसे कि एक चोर ने चोरी की, ठीक है, लोगों का मानना है कि उसने चोरी करी है, सब लोग उसको पीट रहे, तो मैंने भी जाके उसको पीटना स्टार्ट कर दिया। बाद में मुझे मतलब कि बेशक से उसने चोरी ना करी हो, लेकिन मैंने उसको चोर मान लिया। क्यों? क्योंकि पहली जो 10 चोरी थी उसी ने की होगी, इस वजह से। इसको हम निर्वाणा पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, परफेक्ट कंडीशन फॉर पॉलिसी। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन में बेसिकली इसका क्या आ जाएगा? कई बार आप क्या करते हो, अर्जेंट कोई भी चीज हमें कभी चाहिए होती है, या फिर किसी भी सिचुएशन में हमें कोई डिसीजन लेना होता है, तो हम प्रीवियस अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ले लेते हैं। कई बार क्या करते हैं हम लोग, उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के हम्म। बेसिस पे हम लोग उस चीज को चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल देके बताती हूँ, आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आपने मुझसे कोई क्वेश्चन किया, उस वक्त मेरे माइंड में जो आंसर चल रहा था मैंने वो आपको बता दिया। ठीक है, हो सकता है कि जो आंसर मैंने आपको बताया वो परफेक्ट आंसर नहीं था, लेकिन उस वक्त के लिए जो मुझे याद था वो मैंने आपको बता दिया। ये परफेक्ट कंडीशन कंडीशन पॉलिसी हो सकता है कि कोई परफेक्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस वक्त जब हमें वो डिसीजन लेना था तो मैंने वो डिसीजन ले लिया अपने किसी भी जो भी सॉल्यूशन मेरे पास था उसके थ्रू। ठीक है, लेकिन एक परफेक्ट आंसर उसका एग्जिस्ट करता है, इसको भी बोलते हैं परफेक्ट कंडीशन पॉलिसी। ये आपको इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हो कि कोई परफेक्ट आंसर एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस वक्त हमें कोई डिसीजन लेना होता है, कोई आंसर चाहिए होता है, तो जो हमारे पास होता है हम उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता जो हम उस वक्त यूज कर रहे हैं। जैसे कि उस चोर को हम लोगों ने, जैसे पुलिस करती है ना कि हाँ इसने ही चोरी की होगी, इसको उठा लो, अंदाजे के बेस पे। ठीक है, लेकिन वो हाँ। एक्यूरेट नहीं होता, है ना, एक्यूरेट नहीं होता। अच्छा, जो सबसे अच्छा सोल्यूशन है वो यूज ना करके जो अभी हमें करंटली हमारे माइंड में है या दिख रहा है वो हम उसको यूज करते हैं, हाँ, ये होता और है। जो उसके लिए करेक्ट सही था वो यूज नहीं कर रहे। हाँ, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अंदर, एथिक्स के अंदर फाइनेंशियल बाइस भी आ सकते हैं, फाइनेंशियल बाइस आ सकते हैं, हाँ। है ना। जैसे कि मान लो कि मेरे को कोई फीस नहीं प्रोवाइड करी मेरे क्लाइंट ने, इस वजह से मैं उसको मतलब कि गलत पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। मेरे स्टूडेंट ने मुझे फीस नहीं दी प्रॉपर, मैंने उससे फीस मतलब पूछी, उसने मेरे को फीस दी नहीं। अब मैं क्या करूं, मैं इसने फीस तो देनी नहीं है, तो मैं इसको ठीक से मतलब कि एक्यूरेट आंसर नहीं दूंगी, या फिर इसको गलत तरीके से वो करूंगी, मोल्ड करूंगी, उसको सही नहीं बताऊंगी, सही नहीं पढ़ाऊंगी, या उसके साथ कहीं ना कहीं बायस रहूंगी कि बाकी बच्चों को पढ़ा दिया उसको नहीं पढ़ाया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऐसे कुछ हो हाँ। सकता है। तो ये इसके अंदर फाइनेंशियल बायस के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो नॉर्मली। ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, आपको है ना एक वीडियो का और लिंक सेंड करती हूँ। ठीक है,